अब फाइनली बात करते हैं एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं पहले आपको, क्वेश्चन कहां से आता है। एक क्वेश्चन आता है एविडेंस से, जिसके मैंने क्वेश्चन बहुत सारे डाल रखे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर। हर साल क्वेश्चन आता है होमोलोगस और एनालोगस से, उठा लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पक्का है, 100% लिख लो, होमोलोगी और एनालोगी से क्वेश्चन आना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, उसके लिए क्वेश्चन डाल दिए मैंने बहुत सारे, उसके लिए थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है इसके अंदर, क्वेश्चन कहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसका बनता है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, जो नेचुरल सिलेक्शन का बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहां से बनता है, मॉडर्न थ्योरी। इसके अलावा क्वेश्चन कहां से बनेगा मॉडर्न थ्योरी के अलावा, ठीक है। आप बोलोगे हार्डी विंगबर्ग, एक क्वेश्चन अगेन पक्का। देखो पक्के क्वेश्चन बता दूं कहां से होगा, होमोलोगी एनालोगी से एक क्वेश्चन, हार्डी विंगबर्ग से एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आएगा, और ह्यूमन एवोल्यूशन से। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी रिवीजन कराऊंगा तीनों का। पर मॉडर्न थ्योरी थोड़ा समझने वाली है, तो वो भी मैं रिवाइज कराऊंगा। ड्रग्स बेटा मैं जो अपना वन शॉट होगा ना, उसमें ड्रग्स कराऊंगा पूरा, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से। यहां ड्रग्स से अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, तो यहां मैंने वो वाला पार्ट अभी छोड़ दिया, इसमें बहुत क्वेश्चन नहीं थे। ड्रग्स तो बहुत सिंपल है, ठीक है। मैंने जो ट्रिक से आपको ड्रग्स लिखा है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है ड्रग्स से मैंने, ठीक है, समझ रहे हो ना। साइकोट्रोपिक, साइकेडेलिक, साइकोट्रोपिक में कौन से आते हैं, साइकेडेलिक में कौन से आते हैं। पर ड्रग्स को हम जो मेनली कराने वाले हैं, कहां पर कराने वाले हैं, सिंगल शॉट के अंदर, ठीक है। डिटेल ड्रग्स, मतलब पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज डिटेल। अभी यहां जो रिवीजन का मेन पर्पस था, लास्ट के 4 सालों में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, उठा के देखोगे, जो मैंने पूरा वेटेज निकाला है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में 2 का ही वेटेज निकल करके आया है। एक तो इम्यूनिटी और दूसरा बैक्टीरियल और वायरल डिसऑर्डर, मतलब वो पूरा डिसऑर्डर वाला सिस्टम। 2 का वेटेज निकल करके आया है इन 4 सालों में। पुराने क्वेश्चन उठाओगे तो कैंसर से भी मिलेंगे आपको, ड्रग्स से भी मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने जो रिवीजन कराने का जो ट्रेंड है मेरा, वो है 4 साल की पूरी डीप एनालिसिस, ठीक है। तो अपना तरीका है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, जो मुझे जो निकल के आया। हाँ, क्योंकि डिटेल सिंगल शॉट तो मैं दे ही रहा हूँ, ड्रग्स वाला पार्ट तो वहां भी करा ही रहा हूँ सारा का सारा, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन में लिख लो, नोट लिख लो, पहला क्वेश्चन होमोलोगी एनालोगी से आएगा, दूसरा क्वेश्चन हार्डी विंगबर्ग से आएगा, तीसरा ह्यूमन एवोल्यूशन से आएगा। चौथे क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी है तो वो मॉडर्न थ्योरी से होती है, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी जो डार्विन की थ्योरी थी, ठीक है, जो भाई स्पेशली किस पे था, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर थ्योरी थी उनकी। यहां से या जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है, या जीन फ्लो, समझ रहे ना मेरी बात, या मेनली इन्हीं से, ठीक है। अब इसी को लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, जो नेचुरल सिलेक्शन का बेहतरीन एग्जांपल है, यहां से क्वेश्चन आता है। अगर इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की बात करते हैं, तो ये पेपर्ड मॉथ, 2 टाइप के पेपर्ड मॉथ थे, व्हाइट पेपर्ड मॉथ और ब्लैक पेपर्ड मॉथ। अगर जेनेटिक्स की बात करते हैं, जेनेटिक्स के हिसाब से जो ब्लैक कलर के मॉथ थे, उनका जीन ज्यादा डोमिनेंट था कंपैरेटिव व्हाइट मॉथ। जो ब्लैक कलर के मॉथ थे, वो ब्लैक कलर क्यों थे, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट ज्यादा था, जीन डोमिनेंसी की वजह से। पर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले नेचर ने ब्लैक को सेलेक्ट नहीं किया, उन्होंने व्हाइट को सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो प्लांट हुआ करते थे, इनके ऊपर एक व्हाइट कलर के लाइकेन हुआ करते थे, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था। और व्हाइट लाइकेन की वजह से जो व्हाइट मॉथ होते थे वो हाइड हो जाते थे, ब्लैक दिखते थे दूर से। तो जो प्रेडेटर्स थे बर्ड्स, वो ब्लैक को पकड़ के खा लेते थे, व्हाइट का नंबर बढ़ गया, ब्लैक का नंबर कम हो गया, समझना। तो अगर मैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूं, इंग्लैंड का केस है, 1850 का केस है, व्हाइट विंग मॉथ ज्यादा थे, ब्लैक विंग मॉथ कम थे, जबकि ब्लैक ज्यादा होने चाहिए डोमिनेंसी के हिसाब से, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करता हूं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, 1920 की बात है, जब पॉल्यूशन बढ़ गया था, व्हाइट लाइकेन सारे डेड हो गए थे, तो प्लांट का जो ट्रंक था वो ब्लैक कलर का था। तो अब ब्लैक मॉथ का नंबर बढ़ गया। तो ब्लैक मॉथ का नंबर इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि डोमिनेंसी थी, नंबर इसलिए बढ़ गया क्योंकि नेचर ने अब ब्लैक को सिलेक्ट किया। तो नेचर किसको सिलेक्ट कर रही है, तो इसी को हमने नेचुरल सिलेक्शन का बहुत प्यारा एग्जांपल बताया है। इसी को हमने एग्जांपल यहां बना के भी दिखाने की कोशिश की है कि 1850 के अंदर प्लांट के ऊपर व्हाइट ट्रंक था, ब्लैक
मॉथ दूर से दिख जाते थे, व्हाइट नहीं दिखते थे, प्रेडेटर बर्ड्स इनको तुरंत खा लेते थे, इसलिए नंबर इनका कम हो गया, इनका नंबर कंपैरेटिव ज्यादा हो गया, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब से इनको ज्यादा होना चाहिए। जब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूं, इंडस्ट्री आई तो सल्फर का पॉल्यूशन हुआ, लाइकेन सारे मारे गए, ब्लैक ट्रंक दिखने लगे, तो ब्लैक में ब्लैक मॉथ हाइड हो गए, व्हाइट दिखने लगे, तो अब प्रेडेटर बर्ड्स थे वो व्हाइट को खाने चालू कर दिया इन्होंने, तो अब व्हाइट का नंबर क्या हो गया, कम हो गया, और ब्लैक का नंबर बढ़ गया। तो ब्लैक का नंबर इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी की वजह से नेचर ने अब ब्लैक को सेलेक्ट किया। समझ रहे हो, 1920 की बात है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का बहुत प्यारा एग्जांपल है, इसको ध्यान रखना है आपको, इसमें क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, ये डायग्रामेटिकली भी दिखाया उन्होंने, मौत का डायग्राम 1850 का केस है, जब लाइकेन थे व्हाइट कलर के, ये 1920 का केस है, लाइकेन गायब हो चुके हैं। देखो यहाँ व्हाइट मौत दिख ही नहीं रहे हैं आपको, ब्लैक दिख रहे हैं, यहाँ देखो ब्लैक गायब हो गए, व्हाइट दिख रहे हैं। मॉडर्न थ्योरी पर आ जाते हैं। मेन मॉडर्न थ्योरी थोड़ा टिपिकल है। अगर मैं मॉडर्न थ्योरी की बात करता हूं तो मॉडर्न थ्योरी किस पर बेस्ड है, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, जीन फ्लो होता क्या है, अब मॉडर्न थ्योरी बताती है कि नई स्पीसीज कैसे बनती है, सारा खेल स्पीसीज का था। ये मॉडर्न थ्योरी बताती है कि मानो दो अलग अलग पॉपुलेशन है, अगर इस पॉपुलेशन के लोग इस इधर पॉपुलेशन में आ रहे हैं, इसके यहां आ रहे हैं, ये कई बार हो रहा है, कई बार रैंडमली कई बार चल रहा है, तो उस पॉपुलेशन का जीन इस पॉपुलेशन में माइग्रेट कर जाएगा, जिसकी वजह से जीन का फ्लो एक दो माइग्रेशन में नहीं होता है। जब मल्टीपल माइग्रेशन होते हैं ना किसी पॉपुलेशन में दूसरी पॉपुलेशन की, मानो ऐसे मानो इस पॉपुलेशन में नीली आंखों वाले लोग रहते थे, ये लोग कंटिन्यू माइग्रेट करके इधर आना चालू कर दिए, और यहां मीटिंग चालू, मल्टीपल टाइम जब माइग्रेशन हुआ ना, तो इनका जीन इस पॉपुलेशन में फ्लो हो गया, तो यहां पर भी समझना मेरी बात, चेंजेस आने चालू हो गए, और इन्होंने अगर इधर माइग्रेट करना चालू कर दिया तो इन्होंने इस वाली पॉपुलेशन में चेंजेस लाने चालू कर दिए मल्टीपल माइग्रेशन में। तो ये चेंजेस जब होते हैं तो इसको बोलते हैं जीन का फ्लो, जीन पूल में चेंज आ जाना। ठीक है, जीन फ्लो हो रहा है, जीन का फ्लो हो रहा है दो पॉपुलेशन के बीच में, इससे जीन पूल का मतलब समझते हो, इट इज अ टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल जीन एंड इट्स एलील ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के जो जीन होते हैं और उनके जो एलील होते हैं, समझना, उनका कलेक्शन जीन पूल कहलाता है। जब मल्टीपल टाइम ये माइग्रेशन होता है तो जीन पूल में चेंज आता है, और जीन पूल में चेंज नई स्पीसीज फॉर्मेशन को हिट करता है। समझ रहे हो, इसको जीन फ्लो बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो दो तीन क्वेश्चन आएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, कभी भी लार्ज पॉपुलेशन पे जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होता है। अचानक से किसी भी छोटी जगह पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, ठीक है, और उस समय कुछ लोग मारे जाएं, जैसे देखा ना, ठीक है, छोटे ले पे कोई महामारी फैल जाए तो पर्टिकुलर कुछ लोग उसके चपेट में आ जाएं तो मारे जाएंगे। जंगल में आग लग गई, ठीक है, तो कुछ लोग जल गए, छोटी पॉपुलेशन पर अचानक से जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, समझ रहे हो, इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल होता है, रैंडम, नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शनल नहीं है, चेंजेस ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस, इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। मे बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू, यानी यहां पर पॉपुलेशन का साइज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कारण क्या है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से भी हो सकता है, माइग्रेशन की वजह से भी हो सकता है, और नेचुरल कैलेमिटी, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। छोटी पॉपुलेशन में अचानक जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, टूट के पार्ट अलग हो गया, अचानक से जंगल में आग लग गई तो कुछ मारे गए, उसके अंदर कम हो गया, या उस पॉपुलेशन के कुछ लोग माइग्रेट करके कहीं बाहर चले गए, ठीक है, उन्होंने नई पॉपुलेशन बना ली, समझ रहे हो। तो ये किसी भी छोटी पॉपुलेशन की जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकता है अचानक से, नॉन डायरेक्शनल, इसको जीन का ड्रिफ्ट बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके दो एग्जांपल हैं, एक बोटलनेक इफेक्ट और एक फाउंडर इफेक्ट। मेनली इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोटलनेक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, मानो एक पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन में अचानक से प्राकृतिक आपदा आई तो सारे लोग मारे गए, कुछ बचे जो इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना जानते थे, समझ रहे हो, इनका नंबर बहुत कम रह गया, और इनको आपने कंजर्व कर लिया तो आगे जाके नई पॉपुलेशन बना लेंगे और न्यू स्पीसीज बना लेंगे। ठीक है, जैसे चीता, न्यूज में सुना था कि आज की डेट में चीता की पॉपुलेशन
बोतल की नेक से गुजर रही है, मतलब उसकी नंबर इतना कम हो चुका है क्योंकि चीता का ओवर हंटिंग हो रही है। तो अब वही चीता बचे हैं जो बहुत सतर्क हैं, बहुत एकदम, समझ रहे हो, बहुत कम बचे हुए हैं क्योंकि समझ रहे हो उनका शिकार हो रहा है, ठीक है। तो जब किसी भी स्पीसीज के मेंबर का बहुत ज्यादा शिकार होता है तो उनका नंबर कम हो जाता है, बचते वो हैं जो सबसे बेहतरीन होते हैं, ठीक है, बाद बाकी के मारे जाते हैं, ठीक है। तो बोतल की नेक का मतलब है बड़ी पॉपुलेशन अचानक से नैरो हो गई, इनको अगर आपने प्रिजर्व नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे, और अगर इनको प्रिजर्व कर लिया तो ये आगे जाके नई स्पीसीज बनाने में कैपेबल हो सकते हैं, समझ रहे हो। ऐसी फाउंडर इफेक्ट, मानो किसी एक पॉपुलेशन से कुछ मेंबर निकल के चले गए किसी दूसरी जगह, तो दूसरी जगह जाएंगे तो ये नई पॉपुलेशन के फाउंडर होंगे, इनसे जो आगे आगे पॉपुलेशन बनेगी उसके फाउंडर कौन होंगे, ये, समझ रहे हो। इसको फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। ये भी आगे आके नई पॉपुलेशन बना लें। जैसे मैं जहां बिलोंग करता हूँ वो एक गांव है, तो मैं पूछता हूँ भाई ये गांव किसका है, तो उन्होंने कहा एक पूर्वज आए थे, ठीक है, तुम्हारे परिवार के थे, तो उनके ही दो बेटे हुए, एक ने गांव का आधा पार्ट इधर कर लिया, एक ने उधर बना लिया, फिर उनकी फैमिली इधर बढ़ती चली गई, उनकी फैमिली इधर बढ़ती चली गई, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो हम कहते हैं हमारे फाउंडर कौन है, तो पुराने दादा 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 परदादा, मतलब पुराने चले वो फाउंडर थे उस जगह के, ठीक है। तो उनसे आगे जाके नई पॉपुलेशन बनी। तो ये डिपेंड करता है कि अगर फाउंडर में के जीन में कोई डिफेक्ट हुआ तो पॉपुलेशन के अंदर वो डिफेक्टिव जीन माइग्रेट कर जाएगा। अगर फाउंडर का जीन बहुत बढ़िया है तो वो डिफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां हो सकता है बेहतरीन पॉपुलेशन बने, हो सकता है बेहतरीन पॉपुलेशन ना बने, नई स्पीसीज अच्छी ना बने, पर यहां अनफेवरेबल कंडीशन से जो गुजरेगा वो हमेशा बेटर ही होगा। तो एक तरीका तो ये है न्यू स्पीसीज, इसको बोटलनेक इफेक्ट बोलते हैं, इसको फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। दोनों के केस में जीन का ड्रिफ्ट हो रहा है, जीन का माइग्रेशन हो रहा है बाई चांस, समझ रहे हो, बाई चांस, ये भी बाई चांस, समझ रहे हो। ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। अब म्यूटेशन की थ्योरी के लिए एक लिडरबर्ग एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बता देता हूं मैं। लिडरबर्ग साहब ने क्या काम किया, एक बैक्टीरिया की कॉलोनी ली, इसको कई जनरेशन तक पसाज की, कई जनरेशन तक पसाज की, ये वही कॉलोनी है, इसको एक प्लेट पर ग्रोथ कराया विदाउट एंटीबायोटिक, सारी कॉलोनी ग्रो कर रही है, डिफरेंट तरह की कॉलोनी। हमने देखा कि ये वास्तव में कई जनरेशन तक 50 करने पर पसाज का मतलब है उनको बार 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 रिपीट करना, ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं कि ये सारी कॉलोनी वैसी ही है, ड्रग सेंसिटिव, या कुछ चेंज आया इनके अंदर। हमने एक प्लेट ली, उसमें एंटीबायोटिक डाल दी, इसका रेप्लिका लगाया, ट्रांसफर किया, सारी कॉलोनी को यहां ट्रांसफर कर दिया, सारी कॉलोनी मारी गई, बस 2 कॉलोनी बची, 2 और 3। क्यों बची, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर चेंज किया था। अभी चेंज किया ना, वो पहले चेंज कर लिया था, जैसे मैंने आपको साल भर पढ़ाया, ठीक है। अब नीट का एग्जाम आ रहा है, अब इतने सारे लाखों बच्चों में मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे वो हैं जिन्होंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया। अब इतनी भीड़ में तो नहीं बता लगा पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, नीट से पहले एक टेस्ट लूंगा, एक रेप्लिका लगाऊंगा। रेप्लिका लगाने पर हो सकता है कुछ बच्चे उसमें से फर्स्ट और सेकंड रैंक लेकर के आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि मैंने एग्जाम कंडक्ट कराया, वो उन्होंने पूरी साल पढ़ाई की है, तो बस मैंने उस एग्जाम से उन बच्चों को सेपरेट कर लिया, उस एग्जाम को करा करके उन बच्चों को उस पॉपुलेशन से अलग कर लिया मैंने जो उसी पॉपुलेशन में थे, समझना मेरी बात। तो जो रेप्लिका होता है वो उन मेंबर्स को अलग करने का काम करता है जिनमें पहले से चेंजेस हो चुके हैं। यानी रेप्लिका लगाने के बाद अब मुझे 2 कॉलोनी मिल गई, एक ड्रग रेजिस्टेंट कॉलोनी और एक ड्रग सेंसिटिव, और पहले क्या थी, सब एक ही कॉलोनी थी। यानी समझ रहे हो, जो ड्रग रेजिस्टेंट कॉलोनी थी ये आगे जाकर के नई स्पीसीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इनमें से 2 फर्स्ट और सेकंड रैंक बच्चे लेकर के आएंगे, वो उनकी जनरेशन आगे जाके चेंज कर सकते हैं। तो रेप्लिका ये बताता है, रेप्लिका क्या बताता है, रेप्लिका बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द न्यू इन्वायरमेंट डज नॉट इंड्यूस द म्यूटेशन। ऐसा नहीं है कि हमने एंटीबायोटिक वाले इन्वायरमेंट में डाल दिया तो उनमें म्यूटेशन हो गई ना, ये म्यूटेशन तो पहले ही हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी, हमने तो सिर्फ सेपरेट किया है, ठीक है। म्यूटेशन इट ओनली सेलेक्ट द प्री एडेप्टिव म्यूटेशन दैट अकर्ड अर्लियरली, जो म्यूटेशन पहले हो चुकी थी उसको तो हमने सेपरेट किया है, अलग किया है, पहले जो म्यूटेशन हो चुकी थी उसको सेपरेट अलग किया है, आप समझना मेरी बात। तो रेप्लिका जो हमने लगाया था उसका मेन पर्पस था जो पहले से म्यूटेंट थे, जो हमें पता नहीं थे,
जिनमें चेंज हो चुका था उसको सेपरेट करने का तरीका रेप्लिका होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वापस बता रहा हूं मैं, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्ट विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप ओवर फ्यू जनरेशन, दिस वुड रिजल्ट इन स्पेशिएशन। यानी प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले ही म्यूटेशन हो चुकी थी, समझ रहे हो, पर अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई तो सारे मारे गए, कुछ बचे क्यों? उस अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से चेंज नहीं हुआ, वो चेंज पहले हो गया था उनके अंदर। समझना मेरी बात, उस अनफेवरेबल कंडीशन में, समझ रहे हो, वो एडेप्ट कर गए। जैसे मानो तुम में से कई बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपनी इम्यूनिटी का बहुत ख्याल रखते हैं, प्रॉपर नित्य योगा करते हैं, बाहर का जंक फूड नहीं खाते, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले का ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छे से एकदम बढ़िया हेल्दी लाइफ जीते हैं और पढ़ाई करते हैं। पर जब एक साथ क्लास में आते हैं तो मुझे सब एक जैसे नजर आते हैं, क्योंकि वहां ये चीजें थोड़ी ना चल रही हैं। अचानक से उस क्लास में कोई बीमारी फैल जाती है, मैक्सिमम बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और सब घर बैठ जाते हैं। सिर्फ वो 2-3 बच्चे थे वो क्लास में रेगुलर आ रहे हैं। तुम बीमार क्यों नहीं पड़े? सर कोई असर ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो रूटीन फॉलो करते थे, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट उनके ऊपर नहीं हुआ। वो क्या एक दिन में ऐसा हुआ ना, वो प्री एग्जिस्टिंग पहले से था, उन्होंने मेंटेन किया था, समझ रहे हो ना। बस बीमारी के टाइम पे जब बीमारी फैली तब उस बीमारी ने उनको औरों से अलग कर दिया, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आगे जाकर के वही लोग जब सेपरेट हुए थे वो एक नई स्पीसीज बनाने में कैपेबल थे, समझ रहे हो। कोई एक दिन में परिवर्तन नहीं होता, समझ पा रहे हो ना मेरी बात। तो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन, ऐसा म्यूटेशन जो एडवांटेजियस हो, समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हो, नेचर उसको आगे बढ़ने का मौका देती है। याद आया ना। जैसे अफ्रीका के अंदर, जैसे सुनो, एक तो सीकल सेल होमोजाइगस होता है, एक हेटेरोजाइगस होता है, ठीक है। तो अफ्रीका के अंदर जो नॉर्मल व्यक्ति है वो मारा जाएगा मलेरिया से, जो होमोजाइगस है वो सीकल सेल से मारा जाएगा, पर जो हेटेरोजाइगस है वो वहां सरवाइव कर जाएगा। वो नेचर वहां उसको आगे बढ़ने का मौका देगी, क्योंकि उसके अंदर मलेरिया साइकिल कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अगर आपके अंदर कोई चेंजेस हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट में चेंज हुए हैं, आप समझ रहे हो, और आप एडवांटेजेस चेंजेस हैं, तो नेचर आपको सेलेक्ट कर लेगी, आगे बढ़ने का मौका देगी। आप समझ रहे हो। जैसे मैंने बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं, जब कोरोना लोग बोलते हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं रियलिटी क्या है, ठीक है। जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले भी ऑनलाइन था, सबको पता है ऑनलाइन था, बड़े बड़े ब्रांड ऑनलाइन पे काम कर रहे थे, बायजूस हुआ, ठीक है, वेदांतु हुआ, अनअकैडमी, बहुत से लोग थे, पर जीरो थे, मतलब कोई नहीं जानता था इनको, क्योंकि ऑफलाइन मेन था, लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ते थे, ठीक है। और भी ब्रांड थे, ठीक है, PW भी ऑनलाइन उस समय काम कर रहा था, ठीक है, मतलब पर फेमस नहीं था, सबको पता है, इसे बहुत ज्यादा मतलब बच्चों के अंदर फेमस थे, पर बहुत एक आम आदमी इनको नहीं जानता था। बच्चे जो पढ़ते थे वो जानते थे, बहुत मतलब ब्रांड कोई मतलब एकदम एक एड मतलब नहीं जानते थे लोग इतना, मैं नहीं जानता था, मुझे पता है, हम ऑफलाइन में पढ़ाते तो ऑफलाइन को ही हम जानते थे, ठीक है। अचानक से कोरोना आया तो अब क्या हुआ था, अब 2 टाइप के टीचर थे, मुझे याद है एक चीज समय की कि अब परिवर्तन करना था। तो कई टीचर थे मेरे संग, तो हमने कहा यार मतलब अब जद्दोजहद थी, 2 तरीके थे, एक ने तो कोरोना आ गया बैठ के घर पर, अब तो कुछ नहीं कर सकते, कई ऐसे थे क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे, कई ऐसे मैं भी टेक्नोलॉजी नहीं जानता था, ठीक है, मैं भी मतलब स्ट्रगल किया है मैंने, मुझे पता है वो, मैं ऐसे सामने तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, पर स्ट्रगल मैंने भी किया है, मैंने वाकई में मोबाइल से रिकॉर्डिंग की है, मतलब पैसे ऐसे तो भूल जाओ, बस करते थे, बस करना है, बैठना नहीं है। यहां जा रहे हैं उस स्टूडियो वाले को स्टूडियो सीखने जा रहे हैं, मतलब दौड़ भाग कर रहे हैं, कोटा में दौड़ भाग कर रहे हैं, ठीक है, ये खरीद के ला रहे हैं, वो खरीद के ला रहे हैं, मालूम पड़ रहा है वो स्टैंड जो था वो क्या नाम है, ट्राइपॉड नहीं मिल रहे हैं, एक मतलब X ट्राइपॉड 3X अमाउंट में मिल रहा है, वो खरीद के ला रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, मतलब लगे हुए हैं, तभी मैं कहता हूं लगे रहो, ये मैं सच कह रहा हूं, आप अपना 100% देने में लगे रहो, नेचर आपको आपका रिजल्ट देगी, 100% देगी, ठीक है। पर जैसे मैं था और मेरे संग और भी दोस्त थे, ठीक है, कुछ लोगों ने कहा नहीं अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, आने दो, ठीक है, हमें नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, हमें नहीं पता नौकरी मिलेगी, हमें नहीं पता कि हम आगे जाकर के जिंदा बचेंगे भी नहीं बचेंगे, हमें नहीं पता आगे प्रकृति क्या करने वाली है, क्योंकि महामारी फैल रही है,
ठीक है, इस समय सिर्फ ये बचा था क्या होगा, ठीक है, स्ट्रगल चल रहा था, अपने को भी ध्यान रखना है, फैमिली को भी ध्यान रखना है, ठीक है, अपने संसाधनों का भी ध्यान रखना है। तो जो कर सकते थे कर रहे थे, दम लगा रहे थे, पूरी दुनिया में ही चल रहा था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में चल रहा था, ठीक है। कुछ लोग घर के अंदर बैठ के मस्ती, जो भी अपना अपना सब लोग कर रहे थे, ठीक है। टीचर की वैली में मुझे बताया कि 2 टीचर थे, एक ने कहा यार हम सीखेंगे, नहीं आता हम सीखेंगे, हम नहीं आता हम ऑनलाइन जाएंगे, हम कोशिश करेंगे। एक ने कहा जब कोरोना खत्म हो जाएगा तभी काम करेंगे। तो क्या हुआ, ऑनलाइन का ट्रेंड आया। उस समय जो ऑफलाइन अपने को एडजस्ट नहीं कर पाए तो वो अभी इंतजार कर रहे थे, वो आगे ग्रो नहीं कर पाए, मानो एक तरीके से ऑनलाइन के अंदर, ऑफलाइन में ग्रो कर सकते थे। पर जो ऑफलाइन वाले थे जिन्होंने अपने अंदर चेंज किया, समझ रहे हो, दिनों रात स्ट्रगल किया, तो वो ऑनलाइन में आगे बढ़ पाए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ऑनलाइन में आगे वही बढ़ पाया। मौका बहुतों को मिला, ऐसा नहीं किसी को और को मौका नहीं मिला। आप समझ रहे हो, मौका बहुतों को मिला। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऑनलाइन में काम भी कर रहे थे, पर जिसने दिन और रात एक किया, जिसने अपनी, समझ रहे हो, हेल्थ की बिना परवाह किए दिन और रात लग लिए, बहुत लोग थे ऐसे, ठीक है, वो आगे बढ़े। नेचर हर किसी को मौका नहीं देती है, समझ रहे हो, नेचर उसी को मौका देती है जो, समझ रहे हो, इसके लिए कैपेबल होता है। आप समझ रहे हो, मैं तुम सबको पढ़ा रहा हूं, क्या तुम सबके सब डॉक्टर बन जाओगे? मौका तुम सबको मिल रहा है, पर तुम सबके सब डॉक्टर बन जाओगे? नहीं बन पाओगे ना। डॉक्टर वही बनेगा जो तुम में कैपेबिलिटी रखता होगा, वही एम्स की रैंक फोड़ेगा, वही मौलाना जात फोड़ेगा जो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होगी। मैं तो सेम तरीके की एजुकेशन सबको दे रहा हूं ना, पर सब तो मौलाना जात नहीं फोड़ पाएंगे ना, सब तो एम्स नहीं फोड़ पाएंगे ना, तुम में से कुछ ही फोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कैपेबिलिटी है। मैं तो कॉमनली सबको एक ही टाइप का एजुकेशन दे रहा हूं, पर तुम में कितनी कैपेबिलिटी है, समझ रहे हो, वो तुम पर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मौका सबको मिला, सबने किया, अब अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लोगों ने मेहनत की। आप समझ रहे हो, कल को तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुमसे पूछेगा डॉक्टर क्यों बने, तो तुम बोलोगे एमडी सर ने पढ़ाया था इसलिए बने। तुम बोलोगे मैंने मेहनत की थी इसलिए बने। आप समझ रहे हो, मैंने मेहनत की थी इसलिए बने। समझ में आया? ये नहीं कहोगे कि एमडी सर ने पढ़ाया, एमडी सर ने तो औरों को भी पढ़ाया था भाई, एमडी सर ने तो औरों को भी पढ़ाया था, वो क्यों नहीं बने? वो इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की थी। आप समझ रहे हो, मैं तो बराबर सबके लिए की है। तो अगर कोई इंसान ग्रोथ करता है, कोई इंसान आगे बढ़ता है, तो उसमें एमडी सर, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, एक्स बाई एक्स समझना है उस चीज को, उसका रोल नहीं है, उसका अपना रोल है। जब अपने ऊपर एग्जाम्पल आता है ना, तब बुद्धि में समझ में आती है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, मौका हमने सारे बच्चों को दिया, सारे बच्चों को, पर सिलेक्शन वही फोड़ेगा जो काबिलियत रखता होगा, जो डेडिकेशन रखता होगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो कल से पढ़ रहे हैं, कल 3 बजे सेशन चालू हुआ है, 9 बजने वाले हैं, कल से कंटिन्यू बैठे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तुम बताओ कोई रोक पाएगा उन्हें? कोई नहीं रोक पाएगा भाई, कोई नहीं रोक पाएगा उनको। ठीक है, वो यहां नीट नहीं निकालेंगे तो कहीं और बड़ी कुछ और निकाल देंगे। वो रुकने वाले नहीं है। जहां डेडिकेशन है, जहां मेहनत है, वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, मैं चाहूं तो तुम्हें नहीं रोक सकता, मैं चाहूं तो तुम्हें सेलेक्ट नहीं करा सकता, मैं तो सिर्फ मौका दे सकता हूं तुम्हें। बढ़ना तुम्हें ही है, बढ़ना तुम्हें ही है। आप समझ रहे हो ना? कभी कभी मुझे लगता है ना कि जैसे भाई एक्स पर्सन ने हमें बनाया, अभी हमें कोई क्यों बनाएगा? ठीक है, हम तो पहले भी थे, आज भी हैं, तब भी मेहनत कर रहे थे, आज ही मेहनत कर रहे हैं। कोई किसी को नहीं बनाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? सब इंसान, सारे बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। हम तो सिर्फ आपको गाइड करते हैं, सबको बराबर गाइडेंस दे रहे हैं। अब आप में कितना दम है, तो जो डेडिकेशन से पढ़ पा रहा है यहां पर, वो सेलेक्ट होगा। जो थक जाएगा, 3 घंटे में निकल लेगा, सो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर आएगा। कौन सा कुंभ का मेला है? समझ में आई नहीं आई? तो समझना। तो लीडरबर्ग जो रेप्लिका मेथड था, उन्होंने प्री अडेप्टिव को सेपरेट किया अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करके। जो मेरे ग्रुप था, उस ग्रुप में से कुछ ही लोग आगे बढ़ पाए, सारे लोग नहीं बढ़ पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस अनफेवरेबल कंडीशन में सबको रोक दिया, कुछ को आगे बढ़ने का मौका दिया, जो आगे बढ़ गए। ठीक है, जो क्षमता रखते थे, जिन्होंने मेहनत की, दिन और रात काम किया, वो ही आगे बढ़े। समझ रहे हो? कोई चीज यूं ही आगे नहीं बढ़ जाती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो आप भी, जो आप में से वाकई में जेन्युइन मेहनत करेगा ना, वो आगे बढ़ेगा, कोई नहीं रोकने वाला उसको। वो इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट डॉक्टर बनेगा। ठीक है, जब टॉप मोस्ट डॉक्टर बन जाएगा, तब मैं कहूंगा, ओए तुझे तो मैंने तो तुझे डॉक्टर बनाया था।
तू तो यार अलग डॉक्टर बन गया, ठीक है, तू मेरी वजह से बना है, समझ रहे ना मेरी बात, ये क्या है यार, ठीक है, तुम मेरी वजह से नहीं बने, हमने तो सबको मौका दिया था, तुम अपनी वजह से बने, तुमने मेहनत की है दिन रात, तब तुम बने हो वहां पर, तब तुम पहुंचे हो, इंडिया नहीं वर्ल्ड के डॉक्टर, टॉप मोस्ट डॉक्टर बने हो, समझ रहे हो ना। तो समझने वाली बातें होती हैं, वही ना एक कहानी उस दिन मैं देख रहा था, वो रैली चल रही थी, रैली, वो तुमने देखा होगा बीजेपी की, तो सबको पैसे दिए गए थे रैली के अंदर, ये वो लोकपाल लोकपाल लाओ, लोकपाल लाओ, लोकपाल लाओ, तो जर्नलिस्ट पहुंच गए, भाई तुम तो नाराज हो रहे हो, लोकपाल लोकपाल तुम इतना विरोध कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो पूछा उनसे लोकपाल क्या होता है बताओ, लोकपाल हमें नहीं पता लोकपाल क्या होता है, तो काहे को चीख रहे हो भाई, काहे को हंगामा मचा रहे हो, तो तुम्हें चीज पता ही नहीं है, तुम बस चीखना जानते हो, तुम नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं सही क्या गलत क्या है, वो तुम चीखना जानते हो, ठीक है, चलो खैर समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सीधी सी बात है, लिडरबर्ग साहब ने ये कहा, इधर आ जाते हैं, लिडरबर्ग साहब ने ये कहा कि जो प्री एडेप्टिव म्यूटेशन थी जो पहले हो चुकी थी, रेप्लिका लगा के हमने उसको सेपरेट कर लिया, सिर्फ सेपरेट किया है, सेपरेट किया है, ठीक है। तो बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखनी है आप इसको। चलो इस पर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ये क्वेश्चन मिलेगा इस पे आपको। अब नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन को समझाने के लिए ये डायग्राम दिए जाते हैं। अब समझना नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है, नेचुरल सिलेक्शन बोलता है कि मान लो एक पॉपुलेशन है जिसकी मीन वैल्यू है, पॉपुलेशन इसकी मीन वैल्यू है, समझना, ठीक है। अगर मैं, समझना, इस पॉपुलेशन को दोनों तरफ से प्रेस करता हूं मीन वैल्यू की तरफ, मीन वैल्यू की तरफ, तो ये जो सिलेक्शन होता है ना, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मीन वैल्यू की तरफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है। फिर से सुनो, मीन वैल्यू की तरफ, सेंटर लाइन की तरफ सिलेक्शन होता है। जैसे मानो कभी अमेजॉन पर सेल आई होगी, ठीक है, 7 और 8 नंबर का जूता शूज जो होता है बेटा, उस पर सेल नहीं आती। सेल या तो 10 और 11 नंबर पर आएगी, 12 नंबर पर आएगी, या 5 और 6 नंबर पर सेल आएगी, क्योंकि यहां जो मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू, तो नेचर ने मीन वैल्यू, यानी अगर पैरों का साइज देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा 8 नंबर पैरों का साइज मिलेगा, इसलिए उस पर सेल नहीं होती। तो नेचर ने मीन वैल्यू को सेलेक्ट किया, कम और ज्यादा साइज वाले पैर कम होते हैं, तो नेचर ने उसको सेलेक्ट कम किया। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हमेशा मीन वैल्यू की तरफ होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जब मीन वैल्यू एक डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, मीन वैल्यू किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। जैसे टेपर्ड माउथ का एग्जांपल डायरेक्शनल सिलेक्शन का बहुत प्यारा एग्जांपल है। जब मीन वैल्यू खत्म हो जाती है, मीन वैल्यू खत्म हो जाती है, मीन वैल्यू खत्म, और दो नई मीन वैल्यू बन जाती हैं, जो दो नई पॉपुलेशन बनती हैं, तो उसको डिसरप्टिव सिलेक्शन बोलते हैं, जो एक्चुअल में एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता, ये म्यूटेशन की वजह से होता है। तो अगर मीन वैल्यू की तरफ मूवमेंट हो रहा है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक से दो पीक बन रही हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन। एग्जांपल पूछा जाएगा, जैसे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, इट इज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन। किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, पहले बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्शन अलग थी, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शनल सिलेक्शन है। इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस मॉस्किटो, डायरेक्शनल सिलेक्शन। जैसे जैसे हम भाई डीडीटी डाला स्टार्ट किया, डीडीटी से आज हम कहां पहुंच चुके हैं, तो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस पावर मॉस्किटो में बढ़ती जा रही है, एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रहा है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। एंटीबायोटिक, डायरेक्शनल सिलेक्शन। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। स्टेबलाइजिंग इसलिए बोला मैंने क्योंकि देखो, होमोजाइगस मारा गया, नॉर्मल मारा गया, हेटेरोजाइगस बचेगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डार्विन फिंचेस, डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हार्डी विनबर्ग ग्रुप, ठीक है। हार्डी विनबर्ग साहब ने क्या कहा, हार्डी विनबर्ग साहब ने कहा कि ध्यान रखना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल होता है, तो हार्डी विनबर्ग साहब की जो इक्वेशन है वो लार्ज पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। किसी बड़ी पॉपुलेशन में एलील, समझना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन या लोकस या इंडिविजुअल, किसी बड़ी पॉपुलेशन में किसी एलील या जीन के फ्लो होने की जो फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। ये कितना बोला, हार्डी विनबर्ग साहब ने। हार्डी विनबर्ग साहब ने कहा कि एक बड़ी पॉपुलेशन में जीन या एलील
के फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है किसी भी ट्रेड या करेक्टर के। जैसे मान लो किसी भी करेक्टर या ट्रेड के लिए ऐसा समझो, एक जीन कहां से आया, एक जीन में एक मेल है एक फीमेल है, एक क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम मेल से आते हैं तो आधे फीमेल से आते हैं, समझ रहे हो, आधे मेल से आते हैं तो आधे फीमेल से आते हैं, 23 मेल से आएंगे 23 फीमेल में आएंगे। अब इनमें से एक्सप्रेस कोई 23 ही करते हैं, समझना ये डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन। हो सकता है दोनों जीन डोमिनेंट है तो होमोजाइगस कंडीशन आ जाएगी डोमिनेंट, दोनों जीन रिसेसिव है तो हेटेरोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव आ जाएगा। हाँ, दोनों एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो कंडीशन क्या आ जाएगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन आ जाएगी। यानी किसी भी ट्रेड एलील के जो कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, टोटल 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस, ठीक है, रिसेसिव या हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है। यानी किसी भी ट्रेड या एलील की जो हम कंडीशन लिख सकते हैं, ये कंडीशन आएगी भाई, ए को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए को क्यू से करते हैं, तो इसको हम कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीन की कंडीशन को, समझो मेरी बात। तो हार्डी साहब ने इक्वेशन दी पी स्क्वायर इसके लिए प्लस क्यू स्क्वायर ये कंडीशन के लिए, हेटेरोजाइगस के लिए क्या लिखोगे 2pq इस कंडीशन के लिए। ये जीन या एलील के फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी यानी कंडीशंस इक्वल टू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी, या ऐसे कह सकते हो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या p प्लस क्यू का इज इक्वल टू 1, या p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। हार्डी विनबर साहब ने कहा कि किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी ट्रेड जीन के फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, जो पॉसिबल नहीं है। पर उन्होंने कहा हाँ है, पॉसिबल है, पर शर्त है, उन्हें क्या शर्त है, बड़ी पॉपुलेशन हो, लार्ज पॉपुलेशन हो, रैंडम मेटिंग हो, सेलेक्टिव मेटिंग नहीं होनी चाहिए, तो इवोल्यूशन हो जाएगा। रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, और 5 फैक्टर लगने नहीं चाहिए। वो कौन से फैक्टर हैं जो लगने नहीं चाहिए भाई, मेटिंग अकर एट रैंडम मेटिंग हो, लार्ज पॉपुलेशन हो, ठीक है, म्यूटेशन नहीं हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो, जीन माइग्रेशन नहीं हो, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो, एब्सेंस ऑफ एवर 5 फैक्टर, तो इक्वेशन इक्वल टू 1 आएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इक्वेशन इक्वल टू 1 आएगी भाई, समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि तुम चांद को धरती पर ले आओ, तुम चांद को धरती पर ले आओ तो ऐसा हो जाएगा, जो भी है, जो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऐसा कर दूंगा, पर शर्त है तुम चांद को धरती पर ले आओ, ठीक है। तो चांद धरती पर आएगा नहीं, तो समझ रहे हो जो हम कहना चाह रहे हैं वो होगा नहीं। समझे नहीं समझे समझे ना मेरी बात। तो बस इसीलिए हार्डी विंगर साहब ने बोला कि किसी भी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन 0 होगा। 0 होने का मतलब है इक्वेशन इक्वल टू 1 आएगी, पर शर्त है क्या, उस पॉपुलेशन छोटी ना हो, बड़ी पॉपुलेशन हो, रैंडम मेटिंग हो, रैंडम मेटिंग, क्योंकि सेलेक्टिव मेटिंग होमोजाइगोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो चेंज करती है, रैंडम मेटिंग हो, और ये 5 फैक्टर वहां पर एप्लीकेबल ना हो, 5 फैक्टर वहां पर एप्लीकेबल ना हो, तो हाँ वो पॉपुलेशन का, उस पॉपुलेशन में जीन के फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 ही आएगी और इवोल्यूशन 0 होगा। अगर आपसे कहा जाए कि हार्डी विंगर इक्वेशन 1 से डेविएट कर रही है, तो इसका मतलब है अगर 1 से डेविएट कर रही है तो बता रही है कि उस पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, यानी एक भी फैक्टर लग जाएगा तो इवोल्यूशन होगा, सेलेक्टिव मेटिंग होगी तो इवोल्यूशन होगा, स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो इवोल्यूशन होगा, यानी हार्डी विंगर इक्वेशन डेविएट करेगी। आई या नहीं आई, ठीक है। तो हार्डी विंगर इक्वेशन क्या थी, समझ में आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, या p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी किसी भी ट्रेड कैरेक्टर के लिए 2 जीन दो एलील होते हैं, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, उसके कॉम्बिनेशन 3 हो सकते हैं। एक को आप p से रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्मॉल ए को q से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इक्वेशन ये बनेगी इक्वल टू 1 आएगी अकॉर्डिंग टू हार्डी विंगर, पर शर्त है लार्ज पॉपुलेशन रैंडम मेटिंग 5 फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, तो इक्वल टू 1 आएगी, समझ लो। अगर इक्वल टू 1 आ रही है तो उस पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, जो नेचर में पॉसिबल नहीं है।
समझे या नहीं समझे? समझे होगे? ये हो गया हार्डी विंगर, एक क्वेश्चन पक्का, एक क्वेश्चन तो पक्का मैंने वहां करा दिया, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक यहां पक्का हो गया, ठीक है, और एक मॉडर्न थ्योरी मैंने करा दी। अब बचता है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन पूरा का पूरा मैं इस चार्ट से करा दूंगा, पूरा भी यही याद करा दूंगा चार्ट से, पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन सिंगल शॉट में इस चार्ट से हो जाएगा। अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको पूरा का पूरा स्टार्टिंग का पाथ पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से हो रहा है, स्टार्टिंग का पाथ। अब स्टार्टिंग के पाथ की अगर बात करते हैं तो आपको यह पता होगा कि यार हम कैसे आए, ट्री शुरू से हम कैसे बने, हमारा इवोल्यूशन एक्चुअल में कैसे हुआ, समझने की कोशिश करना। हम सब प्राइमेट्स हैं, हम सब प्राइमेट्स हैं। अब प्राइमेट्स में सबसे पहले ये थोड़ा एडिशनल लिख दिया है मैंने, प्रोसीमियंस, लेमुर, लॉरियस, हम समझ रहे हो, उसको अलग कर दो। एनसीईआरटी में दे भी रखा है, लेमुर लॉरियस के फोटो छप रखे हैं, ठीक है। जो प्रोसीमियंस हैं, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सीमियंस की, एंथ्रोपोइड्स की। एंथ्रोपोइड्स जो फेशियल एक्सप्रेशन करना जानते थे, अपने इमोशन को फेशियल मसल से एक्सप्रेस करना जानते थे, वो एंथ्रोपोइड्स थे, ठीक है, सीमियंस, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं, यहां से यहां ध्यान रखना है आपको। मंकी आते हैं इसके अंदर, एप्स आते हैं इसके अंदर, और ह्यूमंस आते हैं। मंकी, एप्स, ह्यूमन। मंकी में दो टाइप के मंकी थे, ओल्ड बर्ड मंकी, न्यू बर्ड मंकी। ओल्ड बर्ड मंकी, न्यू बर्ड मंकी। तो ऐसा लगेगा ह्यूमन का क्लोज कौन है, ओल्ड बर्ड या न्यू बर्ड? ह्यूमन का क्लोज कौन है, ओल्ड बर्ड या न्यू बर्ड? जरा बताओ, ह्यूमन का क्लोज कौन है, ओल्ड बर्ड या न्यू बर्ड? ऐसा लगेगा ओल्ड बर्ड तो पुराना है, न्यू बर्ड ह्यूमन का ज्यादा क्लोज है, पर एक्चुअल में ओल्ड बर्ड ह्यूमन का ज्यादा क्लोज है। ओल्ड बर्ड मंकी जो है ना, उसको रीसिस मंकी को बोलते हैं, ठीक है, क्लोज टू ह्यूमन। बस एक ही क्वेश्चन आएगा। न्यू बर्ड स्पाइडर मंकी है जो ह्यूमन का क्लोज नहीं है, उल्टा याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं एप। एप, एप तो आप जानते हो ना, एप तो आप जानते हो ना। अगर एप की बात करते हैं तो एप में एक सीक्वेंस ध्यान रखनी है, इसमें सीसी, क्रेनियल कैपेसिटी आपको याद रखने पड़ेगी। अभी याद करा दूंगा, अभी याद करा दूंगा क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। अगर क्रेनियल कैपेसिटी की बात करते हैं, सीक्वेंस ध्यान रखना, गिबॉन, ऑरिंगटन, गोरिल्ला और चिंपैंजी। गिबॉन, ऑरिंगटन, गोरिल्ला, चिंपैंजी। एक क्वेश्चन पूछेगा, ह्यूमन का क्लोज कौन है, चिंपैंजी। किसके बेस पर बोला? अभी बताता हूं किसके बेस पर बोला, क्रोमोसोमल स्टडी के बेस पर, क्रोमोसोमल स्टडी के बेस पर समझाऊंगा, अभी पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत करना। तो पहले सीक्वेंस ध्यान रखनी है, गिबॉन, ऑरिंगटन, ठीक है, गिबॉन, ऑरिंगटन, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। ह्यूमन का क्लोज आप बोलोगे चिंपैंजी। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब है बुद्धि से नहीं है भाई, उस समय हमें इन सबकी खोपड़ियां मिली थी, खोपड़ियां, समझ रहे हो, स्कल। तो हमने क्या काम किया, स्कल का हमने साइज मेजर किया, सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से हमने इनके साइज को मेजर किया, तभी हम सीसी में क्रेनियल कैपेसिटी नहीं लिखते। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे अगर मैं गिबॉन की बात करता हूं, 100 सीसी की क्रेनियम थी, क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑरिंगटन की 400 सीसी की थी, गोरिल्ला की 550 सीसी की थी, चिंपैंजी की अगेन 400 सीसी की थी। अगर सर खोपड़ी का साइज कम हो गया, खोपड़ी के साइज के कम होने से बुद्धि कम नहीं होती, बुद्धि ब्रेन की वजह से होती है, खोपड़ी की वजह से नहीं होती। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ह्यूमन का क्लोजली चिंपैंजी था, ना कि गिबॉन, ऑरिंगटन, गोरिल्ला। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, ह्यूमन का क्लोज कौन है, बस ये क्वेश्चन आता है, ह्यूमन का क्लोज कौन है, ये क्वेश्चन आएगा, बस और कुछ नहीं। क्रेनियल कैपेसिटी भी इनकी नहीं पूछते हैं, क्रेनियल कैपेसिटी हमेशा ह्यूमन की पूछी जाती है, तो मैं याद कराऊंगा आपको, ठीक है। एक बार क्लियर हो गई, एक बार क्लियर हो गई। क्रोमोसोमल स्टडी के बेस पर हमने पता लगाया कि हम और चिंपैंजी में सिमिलरिटी है, चिंपैंजी ह्यूमन का ज्यादा क्लोज है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल स्टडी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ह्यूमन। ये याद करना है, यहां से क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, समझो मेरी बात। सबसे पहले एक कनेक्टिंग लिंक आए थे, जो एप और ह्यूमन के कनेक्टिंग लिंक थे, समझ रहे हो। इन कनेक्टिंग लिंक से पहले जो ह्यूमन थे वो एप लाइक थे, कनेक्टिंग लिंक के बाद के जो ह्यूमन थे वो ह्यूमन लाइक थे। तो कनेक्टिंग लिंक क्या थे, रामा शिवा नहीं, कनेक्टिंग लिंक क्या थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो ह्यूमन और एप के कनेक्टिंग लिंक थे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। ऑस्ट्रेलो से पहले कौन थे, रामा शिवा, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ठीक है। तो ये एप लाइक थे, रामा और शिवा जो थे, रामा शिवा एप लाइक थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एप मैन थे। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। यहां आपको याद रखना है, क्रेनियल कैपेसिटी यहां से याद करनी पड़ेगी, 500 to 700 सीसी,
यहां से क्रेनियल कैपेसिटी याद करनी पड़ेगी, 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद चालू हुए प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक मैन जिन्होंने हिस्ट्री में सबसे पहले आए थे, वो दो थे, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस जिनमें स्किल्स डेवलप हो गए थे, होमो इरेक्टस जो इरेक्ट थे, बैकबोन बिल्कुल सीधी हो गई थी, उनका लंबर कर्व बन गया था उनका, ठीक है। तो होमो हैबिलिस तो क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी, 700 से बढ़ गई, 650 से 800 हो गई, 5 7 6.5 8, ठीक है। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, क्रेनियल कैपेसिटी अब यहां 900 सीसी हो गई, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में भी 3 वैरायटीज आई थी, जैसे हिडलबर्ग, समझ रहे हो, जैसे जावा, पैकिंग, हिडलबर्ग। पहले जावा आए थे, फिर पैकिंग आए थे, हिडलबर्ग आए, इतना जाने की जरूरत नहीं है। जावा वो थे जिन्होंने फायर का डिस्कवर किया था, पैकिंग और हिडलबर्ग इसके बाद आए थे, हिडलबर्ग के ज्यादा एविडेंस नहीं मिलते, और एनसीईआरटी इतना ही देती है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस सफिशिएंट है। मॉडर्न मैन की बात करते हैं तो मॉडर्न मैन में निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सैपियंस सैपियंस। निएंडरथल की क्रेनियल कैपेसिटी और होमो सैपियंस सैपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी बराबर थी, 1400 सीसी। हाँ, क्रो-मैग्नन की क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी, 1650 सीसी। सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस कनेक्टिंग लिंक, उससे पहले रामाशिबा। ऑस्ट्रेलो के बाद प्री हिस्टोरिक मैन में पहले आएगा होमो हैबिलिस, जिनमें स्किल्स डेवलप हो गए थे, समझ रहे हो, जिनमें स्किल्स डेवलप हो गए थे 650 से लेकर के 650 से लेकर के 800 सीसी के पास इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, हो हैबिलिस की। ये टूल मेकर थे, स्किल्स डेवलप हो गए थे, समझ रहे हो। ये बोन्स और सॉरी ये स्टोन को यूज करना चालू कर दिया था इन्होंने, ठीक है, शिकार सब के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर। होमो इरेक्टस, इनका बैकबोन सीधा हो गया था, इरेक्ट हो गया था। इसमें जावा, पैकिंग, हिडलबर्ग आते हैं जिन्होंने फायर यूज करना चालू कर दिया था, मांस खाना चालू कर दिया था, खाने को पकाना चालू कर दिया था, ठीक है। मॉडर्न मैन की अगर बात की जाती है तो मॉडर्न मैन में सबसे पहले आया निएंडरथल, फिर क्रो-मैग्नन, फिर होमो सैपियंस सैपियंस। निएंडरथल इमोर्टलिटी ऑफ सोल पर बिलीव करते थे, इन्होंने कपड़े पहनने, मतलब स्किन पहनना चालू कर दी थी एनिमल की, ठीक है। ये हट बनाना चालू कर दी थी, प्रोटेक्ट करना अपने को चालू कर दिया था, ठीक है। क्रो-मैग्नन इन्होंने केव पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी, और होमो सैपियंस सैपियंस इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। समझ में आ गया, सीक्वेंस ध्यान रखना, काम हो जाएगा इससे। ये कंप्लीट है, इसी से क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको। फटाफट तेजी से रिस्पॉन्स दो, तेजी से रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 1, द नेचुरल सिलेक्शन फोर्स विच सबडू एलिमिनेट द इंटरमीडिएट टाइप। नेचुरल सिलेक्शन फोर्स, इंटरमीडिएट को नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब है द नेचुरल सिलेक्शन फोर्स सब टू एलिमिनेट द इंटरमीडिएट टाइप। इंटरमीडिएट का मतलब है मीन वैल्यू को एलिमिनेट कर रहा है, समझना, क्वेश्चन बड़ा टिपिकल से आते हैं कभी कभी इनके। ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू इंटरमीडिएट, इसको गायब करना है। गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसरप्टिव सिलेक्शन करना पड़ेगा। 1 से 2 पीक आएगी, मीन वैल्यू गायब हो जाएगी, डिसरप्टिव सिलेक्शन फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट, एलिमिनेट द इंटरमीडिएट टाइप, डिसरप्टिव सिलेक्शन। Before industrialization, it was observed that there were more white wings moth on tree than dark wing moth. Why? ना 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 ये आएगा। Predator spot dark moth against the, ठीक है, contrasting the black background and white wings moth were naturally selected. 4th ऑप्शन आएगा इसका। Next, the role of isolation in evolution is for, the role of isolation in evolution is for, ठीक है, preserve the identity, the role of isolation, isolation क्यों किया जाता है, formation of new species। हमेशा isolation समझना, isolation का मतलब है new species formation, isolation का मतलब है new species formation। भाई किसी को आइसोलेट कर दोगे तो आगे जाकर के वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए तो स्पीसीशन कर देंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अ यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, पॉपुलेशन। जब एवोल्यूशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन। आगे नेक्स्ट देखो,
इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ड्यू टू नो प्रोटेक्टिव, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आएगा, प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग, तभी तो इसको हमने नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल दिया। समझ रहे हो? आगे तो जरा बताओ एबीसी, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन। फर्स्ट आ जाएगा डायरेक्शनल, नहीं स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव सेकंड आ जाएगा। आगे भाई अब ये क्वेश्चन बनेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन ये मिलने वाले हैं आपको, ठीक है भाई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मैन, चीता, शायद ये होगा, ठीक है, ये बैट का हो गया, बीच में ये बर्ड्स इसका है शायद किसी का, ठीक है। ये सारे मैमल्स हैं, सारे मैमल्स के डायग्राम दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है, सारे मैमल्स हैं, सबका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन अलग अलग है। होमोलॉगी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगी, दे आर वेस्टिजियल स्ट्रक्चर ना, दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर, यस फर्स्ट ऑप्शन आएगा जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। होमोलॉगी, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, होमोलॉगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फॉलोइंग डायग्राम प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ, भाई ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से डिफरेंट मार्सुपियल बने, इसको क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। इट इज द टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट द फिगर गिविंग बिलो सो एन एग्जांपल ऑफ, भाई बोगनविलिया में थॉर्न और कुकुरबिटा में टेंड्रिल, बोथ आर एक्सिलरी बड, बट एक प्रोटेक्शन में काम कर रही है तो एक होल्डिंग में काम कर रही है। होमोलॉगी होमोलोगस ऑर्गन है और होमोलोगस ऑर्गन हमेशा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ ऑप्शन, होमोलॉगी डाइवर्जेंट, फंक्शन अलग अलग, स्ट्रक्चर सेम। एनालॉगी कन्वर्जेंट। कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन एंड चिंपैंजी इज बेस्ड, किसके बेस पर हमने शो किया, क्रोमोसोमल स्टडी। होमोलॉगी इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल स्टडी के बेस पे पता लगाया कि मैन और चिंपैंजी क्लोजली रिलेटेड हैं, मैन और चिंपैंजी क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है। फॉसिलाइज्ड फीकल मटेरियल ऑफ, देखो कभी डिस्कवरी देखते हो तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, किसी भी फीकल मैटर का फॉसिलाइजेशन हो जाए, फॉसिल बन जाए तो उसको कॉप्रोलाइट बोलते हैं, चाहे वो ह्यूमन का हो चाहे वो डायनासोर का हो। डायनासोर के फॉसिल पर बहुत काम चल रहा है, इसको कॉप्रोलाइट्स बोलते हैं। थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन आ गया, कॉप्रोलाइट्स। ऑलवेज स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। Among the following set of example of divergent evolution, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है, यानी होमोलॉगी की बात कर रहा है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, अच्छा पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी नहीं है, समझ रहे हो। ब्रेन ऑफ बैटमैन चीता, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। हार्ट ऑफ बैटमैन चीता, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। फोर लिम्स ऑफ मैन बैट चीता, एनसीईआरटी ने रखा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। हाँ, ऑक्टोपस, बैट और मैन, इनकी आई अलग अलग स्ट्रक्चर होता है पर फंक्शन एक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन फोर्थ होगा। नेक्स्ट, एनालोगस स्ट्रक्चर आर एज अ रिजल्ट ऑफ एनालॉगी, होमोलॉगी, एनालॉगी, ठीक है। तो एनालॉगी कन्वर्जेंट को रिप्रेजेंट करता है, होमोलॉगी डाइवर्जेंट को करता है, तो एनालॉगी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। Which of the following had the smallest cranial capacity, जरा बताओ। होमो सैपियंस की cranial capacity कितनी होगी, होमो सैपियंस, सैपियंस समझ लो, ठीक है। होमो निएंडरथल की कितनी होगी, निएंडरथल। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस की अप्रोक्सीमेटली 800 के आसपास होती है, 650 से 800, और होमो इरेक्टस की 900 होगी। होमो इरेक्टस 900। पूछा क्या है उसने, स्मॉलेस्ट पूछी है, तो स्मॉलेस्ट कौन सी लगा दोगे आप यहाँ पर, स्मॉलेस्ट में थर्ड लगा दो, होमो हैबिलिस। Which of the following is not a adaptation of the Hardy-Weinberg equilibrium?
नॉट एन, ठीक है। मेटिंग अकर प्रेफरेंसली, नहीं रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, यही हो जाएगा। साइज ऑफ द पॉपुलेशन लार्ज, ठीक है। नो माइग्रेशन, ठीक है। नो म्यूटेशन, ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा। सेलेक्टिव मीटिंग नहीं, रैंडम मीटिंग। द एवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागो आइलैंड इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ना adaptive convergent and state the macroevolution, no species formation and adaptive convergent, adaptive divergent species formation and state the how adaptation to local condition produce the divergent। ध्यान रखना, डार्विन की फिंचेस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एडेप्टिव डाइवर्जेंट, ठीक है। एडेप्टेशन टू द लोकल कंडीशंस प्रोड्यूस द डाइवर्जेंस, ठीक है। एडेप्टेशन डाइवर्जेंट, ठीक है, तभी तो डार्विन की फिंचेस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एडेप्टिव रेडिएशन इज अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, फर्स्ट आएगा। एसर्शन, ठीक है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वास कैसा था, रिड्यूसिंग था, बिल्कुल सही, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रीजन, क्योंकि फर्स्ट हाइड्रोजन एटम थे, कंबाइंड विद ऑल ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। क्यों रिड्यूसिंग था, क्योंकि हाइड्रोजन इतना ज्यादा था वो ऑक्सीजन को फ्री फॉर्म में रहने नहीं दे रहा था, समझ रहे हो, इसलिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी। तो फर्स्ट ही लगा दो, सही था, रीजन भी सही है इसका, बिल्कुल सही है। स्कल दे रखी है, स्कल ए हैज मोर टीथ देन स्कल बी, स्कल ए हैज मोर ब्रेन कैपेसिटी देन स्कल बी, स्कल ए इज ऑफ ह्यूमन ना, स्कल ए इज एप। देखो एप का स्कल देखो, प्रोगनेथा, समझ रहे हो, प्रो मतलब बाहर निकला हुआ, नेथा बाहर निकला हुआ है, ये एप में था। नेथोस्टोमेटा, नेथा अंदर चला गया, नेथा स्टोमा के अंदर चला गया, नेथोस्टोमेटा सेकंड बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन आएगा। एप की है, स्कल बी इज ह्यूमन। चलो ये खत्म हो गया आपका एवोल्यूशन। अब एनिमल हस्बेंड